बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। 7 सितंबर 2020 मंडे, साइंस 8 में खुश आमदीद। यूनिट 9 न्यू यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज इसका पहला लेक्चर है। डायरी पेज 123 से लेकर 125 तक जो वर्क है आपने अच्छे से पहले उसे याद कर लेना है, ठीक है, समझकर, यानी कि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उसको जो है प्रिपेयर कर लेना है। देन लॉन्ग क्वेश्चन 9.3 पहला पार्ट है, वो आप मार्क करेंगे और याद करेंगे, ठीक है। फिर फिगर 9.6, 9.7 और एक्टिविटी के अंदर फिगर है ए और बी, ठीक है, वो आप होमवर्क में ड्रा करेंगे प्रॉपरली, नीटली। जहाँ पे लेबलिंग है लेबलिंग करेंगे, यहाँ पे फिगर का नेम है फिगर नेम राइट करेंगे, ठीक है, डायग्राम बॉक्स के अंदर बनाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर। जी स्टूडेंट्स, ये सामने आप सड़क देख सकते हैं। इस सड़क के ऊपर जो है वो गड़े पड़ गए हैं, हमारी ज़ुबान में टिब्बे पै गए हैं। तो ये जो गड़े पड़े हैं, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद इस फिगर की तरफ हम आएंगे। अभी हम जो है यानी कि इसका और हमारे चैप्टर का ताल्लुक़ है वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। अभी हमारा जो चैप्टर है उसका जो नेम है वो है सोर्सेज एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट एनर्जी, यानी कि जो हीट एनर्जी है, यानी कि जो गर्माहट है, गर्मी है, ठीक है, उसका सोर्स क्या है, ज़ख़ीरा क्या है, कहाँ से हमें जो है वो हीट मिलती है, ठीक है। मतलब हमें सूरज से हीट मिलती है, हमें कोयले जलाने से हीट मिलती है। तो हम सोर्सेज की बात करेंगे इस चैप्टर में। इफ़ेक्ट्स, उसके बाद हम बात करेंगे कि जो हीट है उसके क्या असरात होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हीट बर्फ़ पे पड़ती है, ठीक है, बर्फ़ को पिघला देती है, लोहे को पिघला देती है, गर्म कर देती है। हीट जो है पड़ती है खाने पर, तो खाने को कुक कर देती है, पका देती है, ठीक है। तो हीट के क्या असरात हैं और कहाँ से हमें हीट हासिल होती है, हीट के ज़खायर, इसके बारे में हम कंप्लीट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, यानी कि चैप्टर को स्टडी करने के बाद स्टूडेंट्स के पास क्या क्या होना चाहिए, उसे क्या क्या आना चाहिए। तो ये देखते हैं। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद तैयार करने के बाद स्टूडेंट इस काबिल हो जाएगा डिस्क्राइब द सोर्सेज एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट। पहली बात ये कि बता सके कि हमें हीट कहाँ कहाँ से मिलती है और उसके असरात क्या क्या हैं, यानी कि इस काबिल हो जाएगा स्टूडेंट को, उसको पता होगा, वो बता भी सकेगा। राइट करना पड़े तो राइट भी करके दिखा देगा कि ये इसके सोर्स हैं और ये इसके असरात हैं, ठीक है। एक्सप्लेन थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स लिक्विड एंड गैसेस, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की थर्मल एक्सपेंशन को डिस्कस कर सके। यानी कि एक्सपैंड का होता है मीन फैलना, ठीक है, यानी कि जब सॉलिड के ऊपर, किसी लिक्विड के ऊपर या गैस के ऊपर हीट पड़ती है तो उसको फैला देती है। इसकी वजाहत हम इस चैप्टर में करेंगे। तो स्टूडेंट इस काबिल हो जाएगा इस चैप्टर को करने के बाद कि वो बता सके कि चीज़ें जो है वो फैलती हैं, ठीक है। एक्सप्लोर द इफ़ेक्ट्स एंड एप्लीकेशन एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉलिड। एक्सप्लोर का मीन तो होता है पता लगाना, मालूम करना, स्टडी करना, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम जो है एक्सपेंशन और कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्ट का मीन होता है सुकड़ जाना, किसी चीज़ का साइज़ में कम हो जाना, ठीक है। एक्सपैंड का मतलब होता है फैल जाना, यानी कि साइज़ में बढ़ जाना। तो सॉलिड जो है वो फैलती भी हैं, सुकड़ती भी हैं, इसका क्या असर होता है, उसके क्या इस्तेमालात हैं, ठीक है। तो इस काबिल हो जाएगा स्टूडेंट इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कि ये डिस्कस कर सके। डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ एक्सपेंशन कंस्ट्रक्शन और लिक्विड, यानी कि जो लिक्विड्स हैं वो भी फैलते और सुकड़ते हैं, तो उसके क्या इस्तेमालात हैं वो डिस्कस कर सके। एक्सप्लेन द
peculiar behavior of water during contraction and expansion. peculiar behavior of water, ठीक है, पानी का एक ख़ास बिहेवियर है, ठीक है, जो दूसरे लिक्विड्स में नहीं होता, ठीक है। तो एक्सप्लेन कर पाएगा स्टूडेंट, इस काबिल हो जाएगा कि वो एक्सप्लेन कर सके कि पानी का एक ख़ास बिहेवियर है, ठीक है, फैलने और सुगड़ने का, यानी कि दूसरे लिक्विड जिस तरह फैलते सुगड़ते हैं उससे थोड़ा मुख्तलिफ इसका अपना एक तरीक़ाकार है। इन्वेस्टिगेट द प्रोसेस मेकिंग यूज़ ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सब्सटेंसेस, और स्टूडेंट इस काबिल हो जाएगा कि जो चीज़ें गर्मी की वजह से, थर्म का मीन हीट ही है, ठीक है, तो हीट की वजह से चीज़ें जो फैलती हैं, द प्रोसेस मेकिंग यूज़, यानी कि इसमें कौन कौन सा प्रोसेस यूज़ हो रहा है उसको स्टडी कर पाएगा, डिस्कस कर पाएगा। आइडेंटिफाई द डैमेजेस काज्ड बाय एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन इन देयर सराउंडिंग्स एंड सजेस्ट वेज टू रिड्यूस दिस डैमेजेस। इसके अलावा चीज़ों के फैलने और सिकुड़ने से क्या हमारे इर्द गिर्द नुकसानात होते हैं, ठीक है, और उन नुकसानात का क्या कैसे हम उन नुकसानात को कम कर सकते हैं। स्टूडेंट इस काबिल हो जाएगा कि बताए कि ये नुकसान हो रहा है और ये भी बताए कि इस नुकसान से कैसे बचा जा सकता है। इन्वेस्टिगेट द मीन्स यूज्ड बाय साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सपेंशन कंट्रैक्शन इन एवरीडे लाइफ, और किस तरह से जो साइंसदान हैं या फिर इंजीनियर्स हैं जो मुख्तलिफ बिल्डिंग्स बनाते हैं, पूल्स बनाने में हमारी जो है वो गाइडलाइन के तौर पे काम करते हैं, किस तरह से जो है वो इन मसाइल पर जो है वो ओवरकम पाते हैं, ये काबू पाते हैं, ठीक है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो सारे मामलात हैं, तो उसकी वजाहत कर पाएगा। डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ अ थर्मामीटर, वेरी इंटरेस्टिंग, हम स्टडी करेंगे लास्ट में थर्मामीटर का काम, कि थर्मामीटर किस तरह से काम करता है, किस तरह से हम टेम्परेचर से मापते हैं। हीट इज़ एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर लाइफ। In addition to keeping our bodies warm, we need heat for ripening crops and fruits, keeping the Earth's environment warm, melting of ice on the mountains, and in preparation of large number of industrial products. In this chapter, we will learn about the sources, effects, and uses of heat in different processes. ठीक है, कहता है कि जो गर्माहट है, हीट है, वो हमारे लिए लाजमी है, ठीक है, एक हमारी लाजमी ज़रूरत है। किस तरह से, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने खाना बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ओवन के अंदर भी बनाएंगे तो उससे हीट मिलेगी ना, ठीक है। तो लाइफ के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए हीट बहुत अहम है, ठीक है। इसके अलावा किस तरह से ये हमारे जिस्म को गर्म रखती है, इसके अलावा ये फलों को पकने में मदद करती है, ठीक है, फसलों को और फलों को पकने में मदद करती है, राइपनिंग मीन पकना, ठीक है। इसी तरह से ये ज़मीन के माहौल को गर्म रखती है, ठीक है, हीट की वजह से हमारी ज़मीन गर्म है। वगरना आप मुख्तलिफ प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं जो सूरज से बहुत दूर दूर हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, ठीक है, तो सूरज की हीट ही तो हमारे माहौल को गर्म रखती है। और मेल्टिंग, इसके अलावा सूरज की रोशनी, हीट जब पड़ती है, ठीक है, शुआएँ जब पड़ती हैं ग्लेशियर्स के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर, तो वहाँ पे जमी हुई जो बर्फ़ है उसको पिघलाने में भी इनका रोल होता है, ठीक है। इसी तरह से जो कारखाने हैं वहाँ पर फ्यूल जो इस्तेमाल किया जाता है, उससे हीट जो प्रोड्यूस होती है वो मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इस चैप्टर में हम जो है वो हीट के सोर्सेज, उसके असरात और उसके इस्तेमालात के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक जितना हमने किया इसमें से लर्निंग तो कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सोर्सेज ऑफ हीट, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आप इसको प्रिपेयर करेंगे, यानी कि राइट सोर्सेज ऑफ हीट, हीट के ज़खायर, हीट कहाँ कहाँ से हमें हासिल होती है, तो उसके बारे में। सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट। Sun's heat reaches the earth in the form of radiations. Solar radiation keep the earth environment warm at a suitable temperature for the survival of life. MCQs बन सकता है कि ज़मीन पर हीट का सबसे बड़ा
सोर्स ज़ख़ीरा कौन है, तो वो कौन है, सन। यानी कि हमें सूरज से जो है वो सबसे ज़्यादा हीट जो है वो मिलती है, ठीक है। सारा दिन सूरज हमें हीट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद सूरज की जो हीट है वो किस फॉर्म में हम तक पहुंचती है, शुआओं की फॉर्म में जी। तो रेडिएशंस की फॉर्म में जो सूरज की हीट है हम तक पहुंचती है, ठीक है। इसके बाद क्या बता रहा है, सूरज की जो शुआएं हैं वो हमारे माहौल को गर्म रखती हैं एक ख़ास टेम्परेचर तक, मुनासिब टेम्परेचर तक। यानी कि हमारी ज़मीन को बहुत ज़्यादा हीट अप नहीं कर देती कि हमारा यहाँ पे जो रहना है वही मुश्किल हो जाए, बल्कि एक ख़ास टेम्परेचर तक हमारे ज़मीन को ये गर्म करती है ताकि हमारी ज़िंदगी की जो बका है यहाँ पे हो सके, यानी कि हम यहाँ पर रह सकें, ठीक है। इट मीन्स कि हमारी ज़िंदा रहने के लिए भी हीट जो है वो ज़रूरी है, और वो हीट हमें सोलर रेडिएशन यानी कि सूरज की शुआओं से मिलती है। तो ओवरऑल हमारे पास आ गया कि ज़मीन पर हीट का सबसे बड़ा सोर्स सूरज है। सूरज किस फॉर्म में अपनी हीट प्रोवाइड करता है, रेडिएशंस की फॉर्म में, और रेडिएशंस हमारे ज़मीनी माहौल को गर्म रखती है ताकि ज़िंदगी की बका हो सके, ज़िंदगी यहाँ पर बाकी रहे, जानदार यहाँ पर बाकी रहे। तो क्वेश्चन बन सकता है, सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट, हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट। सूरज जो है सबसे बड़ा जो है वो हीट का सोर्स है, ज़ख़ीरा है गर्माहट का, किस तरह से जो है ये हमारे लिए अहम है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा तो हमने डिस्कस कर लिया, मज़ीद हम जो है ये फिगर्स हैं इसके हवाले से डिस्कस कर लेते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, डायग्राम हमें क्या बता रही हैं, आइए हम डायग्राम की ज़ुबान समझते हैं। ये हमारे पास सूरज, ये ज़मीन, ये सूरज से आने वाली रेडिएशंस। आइए देखते हैं क्या है। सूरज अपनी रेडिएशन ज़मीन पर डालता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सोलर इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट मीन आने वाली, गिरने वाली, ठीक है। तो सूरज से आने वाली जो रेज़ हैं वो यहाँ पे उसने इंडिकेट करवा दी। अब क्या है, सूरज आने वाली रेज़ को से दो काम लेता है, या तो उन रेज़ को जज़ब कर लेता है, ठीक है, और ख़ुद गर्म हो जाता है, ठीक है, या फिर रेज़ को जो है वो वापस रिफ़्लेक्ट कर देता है, ठीक है। तीसरा काम भी है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब जो है दूसरे काम को पहले ये देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे उसने एरो लगा के बताया हुआ है, सोलर रिफ्लेक्टेड एनर्जी, यानी कि सूरज की जो रेडिएशंस आई थी ज़मीन के कुछ हिस्सों से वो रिफ़्लेक्ट हो गई हैं, ठीक है, वापस मुड़ गई हैं, ठीक है। जबकि काफ़ी ज़्यादा हीट जो है सूरज ज़मीन ने जज़ब भी की हुई है, ठीक है। अब क्या होगा, ज़मीन जो हीट जज़ब करता है वो रेडिएशंस की फॉर्म में, शुआओं की फॉर्म में जो है बाहर रिलीज़ भी होती है। अमिट का मीन होता है खारिज होना, ठीक है। तो सूरज से जो रोशनी की से जो हीट मिली थी सूरज की रोशनी से, वो ज़मीन ने जज़ब की और उसके बाद उसने शुआओं की फॉर्म में इसे रिलीज़ कर दिया। यही वजह है कि हम जब ज़मीन के करीब करीब होते हैं, ठीक है, तो हमें हीट महसूस होती है। सूरज चला भी जाता है, ठीक है, सूरज जो है ज़ाहिर है डूब जाता है, ठीक है, या फिर जो है एक साइड पर हो जाता है, तो हम अपनी छत पे जाते हैं तो हमें तो अपनी छत जो है बड़ी गर्म लगती है। क्यों? क्योंकि ज़मीन ने जो हीट जज़ब की थी वो रेडिएशंस की फॉर्म में बाहर निकाल रही होती है, ठीक है, मिट कर रही होती है, इजाफी जो हीट होती है, ठीक है। तो ये तीन प्रोसेसेस को इंडिकेट करवा रहा है। सूरज की रोशनी आ रही है, ठीक है, रेडिएशंस आ रही हैं, सोलर रेडिएशंस, और वो हमारी ज़मीन को गर्म कर रही हैं, ठीक है। उसमें से कुछ रेज़ जो है वो वापस रिफ़्लेक्ट हो जाती हैं, ठीक है, और जो हवा के अंदर हवा को गर्म करती हैं फिर, और कुछ रेडिएशन जो है वो जज़ब हो जाती हैं और बाद में जो है वो हीट की फॉर्म में रिलीज़ हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास उसने इंडिकेट करवाया हुआ है। यहाँ पर दूसरी फिगर अहम है जो कि पिछली क्लासेस में भी हम करते आ रहे हैं, लाइट एनर्जी, ठीक है, यानी कि सूरज की जो रेडिएशंस हैं वो जब प्लांट के ऊपर पड़ती हैं तो प्लांट जो है हमें पता है कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्लांट सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके अपनी खुराक खुद बनाता है। किस फॉर्म में?
ग्लूकोज की फॉर्म में। ये चीज़ आपने 6 क्लास में की हुई है, ठीक है। तो यही बता रहा है ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट से बिलोंग करता है, ठीक है। यानी कि 7 क्लास में हमने बात की थी ना कि हमारी जो फूड है उसको हम मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन्स में, लिपिड्स में, फैट्स में, ठीक है। ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से बिलोंग करता है, ठीक है। और ये किस तरह से बनता है, बेसिकली हम देखते हैं कि जो ज़मीन है, प्लांट है, ज़मीन से पानी लेता है, ठीक है, और हवा से, ज़मीन से क्या ले रहा है, जड़ों की मदद से पानी, और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। इन दोनों को इस्तेमाल करके प्लांट जो है ग्लूकोज बनाता है, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ करता है, ठीक है। इट मीन्स कि प्लांट की फूड प्रिपरेशन में लाइट का एक अहम रोल होता है, ठीक है। सूरज की जो रोशनी है उससे मिलने वाली एनर्जी का एक अहम रोल है, जिसके ज़रिए से प्लांट अपनी फूड प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो इसी हवाले से पीछे मैंने बात की थी इम्पोर्टेंस के हवाले से, तो मैं कहा था कि फिगर्स में भी देख लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया कि जो प्लांट्स हैं, सन है, एक तो हमारी ज़मीन को गर्म रखता है ताकि हमारा यहाँ पर जो रहना है वो मुमकिन हो सके, और इसके अलावा प्लांट्स के लिए भी ये अहम है, ठीक है, कि प्लांट्स की फूड प्रिपरेशन में जो है सनलाइट का एक अहम रोल होता है, ठीक है। तो इस हवाले से सनलाइट हमारे लिए अहम है। तो फिगर नेम देख लें, सोलर रेडिएशन कीप द अर्थ वार्म एंड सोलर रेडिएशन यूज बाय प्लांट्स। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो क्या है, देखते हैं। वी कीप ओवर बॉडीज, यानी कि पहला सोर्स हमारे पास आ गया सन। अब नेक्स्ट, वी कीप ओवर बॉडीज वार्म एंड अलाइव बाय द हीट प्रोड्यूस फ्रॉम फूड ड्यूरिंग इट्स मेटाबॉलिज्म इन बॉडी सेल्स। इसी तरह से कहता है हम भी, हमारी बॉडी भी तो गर्म रहती है, ऐसा तो नहीं कि हम ठंडे बर्फ़ पड़ जाते हैं हर टाइम, ठीक है। हम अपनी गर्दन के नीचे हाथ रख के देखें, अपनी ज़ुबान को टच करके देखें, ठीक है, तो ये गर्म है। क्यों गर्म है, क्यों, ये हीट कहाँ से हमें मिल रही है, ठीक है, सोर्स की बात कर रहे हैं। तो ये हीट हमें फूड से मिलती है, ठीक है। हम जो खाना खाते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी उसको रेस्पिरेशन के अमल में तोड़ती है और उससे हमें एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है, ठीक है। तो यही बात बता रहा है, क्योंकि सोर्स की हम बात कर रहे हैं, तो दूसरा सोर्स हमारे पास जो है वो फूड है। तो वी कीप ओवर बॉडीज वार्म एंड अलाइव बाय द हीट प्रोड्यूस फ्राम द फूड ड्यूरिंग इट्स मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी सेल्स। मेटाबॉलिज्म बोलते हैं हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। जैसे कि फूड का ब्रेक करना है, हमारी बॉडी के अंदर फूड ब्रेक होती है रेस्पिरेशन में, ठीक है। इसी तरह प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो ये जो है मेटाबॉलिज्म ही है, केमिकल रिएक्शन ही है। तो कहते हैं कि हम जो है अपने जिस्म को गर्म रखते हैं, ठीक है, और ज़िंदा रहते हैं, ठीक है, हीट की वजह से। और ये हीट हमें फूड से हासिल होती है। और कैसे हासिल होती है, जब हमारे बॉडी के सेल मेटाबॉलिज्म करते हैं, फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, तो उस दौरान जो है ये हीट हमें मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने गलती से क्वेश्चन गलत लिख दिया, हाउ हीट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस, इसकी बजाय हम लिख सकते हैं हाउ फूड इज़ द सोर्स ऑफ हीट। इसको कट कर देंगे, आपने ये नहीं लिखना, हाउ फूड इज़ सोर्स ऑफ हीट, ठीक है। तो ये भी हो गया, दूसरा सोर्स हमारे पास हीट का फूड है। नेक्स्ट हमारे पास जो है heat is also produced by burning of wood, coal, oil and gas. We cook food and warm our rooms by the heat produced by burning of wood and natural gas, etc. Heat produced by the burning coal and oil, it is used to produce electricity in thermal power stations. अब कोयला हम जलाते हैं, गाड़ियों के अंदर हम जो है पेट्रोल भरवाते हैं, ठीक है, पेट्रोल जलता है, जो गाड़ियां हैं उनके अंदर सीएनजी गैस इस्तेमाल की जाती है, घरों के अंदर
नेचुरल गैस, कुदरती गैस इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। इनके जलने से भी हीट प्रोड्यूस होती है। इट मीन्स के ये भी हीट का सोर्स है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि लकड़ी, कोयले, ऑयल यानी कि पेट्रोल वगैरह, ठीक है, और गैस, इनके जलने से भी हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और इस हीट को हम इस्तेमाल करके खाना जो है पकाते हैं, जैसे कि फिगर में दिखा दिया उसने। और इसके अलावा हम अपने घरों को भी गर्म रखते हैं, ठीक है, जैसे कि कोयला जला के, लकड़ी जला के, कुदरती गैस जला कर, ठीक है, हीटर जला के हम जो अपने घरों को गर्म करते हैं गर्मी सर्दियों में, ठीक है। गर्मियों में हमने क्या करना है। इसके बाद हीट जो प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जब हम कोयला या पेट्रोल वगैरह जलाते हैं, ठीक है, तो थर्मल पावर स्टेशन, ये थर्मल पावर स्टेशन दिखाया मैं, यानी कि बिजली घर के अंदर कोयले को और पेट्रोल को जलाकर उससे बिजली बनाई जाती है। जिस तरह से हमारे घरों में अगर बिजली चली जाती है हम जनरेटर चलाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से थर्मल पावर स्टेशन बिजली घरों के अंदर भी कोयले और पेट्रोल को जनरेटर के अंदर चलाया जाता है और इसके लिए पूरे इलाके के लिए बिजली पैदा की जाती है, ठीक है। तो इट मीन्स कि थर्ड हमारे पास सोर्स जो है लकड़ी, कोयला, ऑयल और गैस है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ आल्सो यूज टू प्रोड्यूस हीट। बिल्कुल इसी तरह से बिजली भी इस्तेमाल की जाती है ताकि उससे हीट हासिल की जा सके। मसलन हीटर जो है बिजली पे चलाए जाते हैं, ठीक है, गैस वाले भी होते हैं लेकिन हम बिजली की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बिजली पर हीटर जो है वो चलाए जाते हैं तो उससे हमें हीट मिलती है। तो ये कुछ सोर्सेज हैं हमारे पास हीट के। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, इंतहाई सिंपल। बताना हमने क्या है, हमें हीट कहाँ कहाँ से मिलती है। पहले हमने बता दिया हीट हमें सूरज से मिलती है, उसका फ़ायदा भी हमने बता दिया। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हमें हीट फूड से मिलती है, उसका क्या इस्तेमाल है वो भी डिस्कस कर दिया था। इसके बाद हमने डिस्कस किया कोयले के जलाने से, पेट्रोल, कुदरती गैस वगैरह के जलाने से, लकड़ी के जलाने से हमें हीट मिलती है, ठीक है। उसका क्या क्या यूज़ है वो भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसके अलावा बिजली से भी हमें हीट मिलती है तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया। तो इंतहाई सिंपल लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से। तो ये आपने अच्छे से ध्यान से प्रिपेयर करना है, रट्टे हुए लगा के नहीं, पॉइंट्स बना कर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट, गर्माहट के असरात क्या हैं। जैसे पहले मैंने डिस्कस किया था कि हीट जो है वो बर्फ़ को पानी बना देती है, हीट खाना पका देती है, ठीक है। तो आइए हम इसके मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स जानते हैं। ऑल काइंड्स ऑफ मटीरियल ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स सच एज एटम्स, मॉलिक्यूल्स। पीछे भी हमने 6 क्लास में और उसके अलावा छोटी क्लासेस में भी ये जानते हैं कि जितना भी मटेरियल है, जितना भी मैटर है, वो किसका बना होता है, एटम्स का। और एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, तो ये हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड द ऑब्जेक्ट एक्सपैंड। दिस एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। अच्छा, मज़ीद क्या बता रहा है कि जब किसी चीज़ को हम गर्म करते हैं तो वो फैलती है, ठीक है। इस फैलने को हम मज़ीद डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो कहता है कि जब किसी चीज़ को गर्म किया जाता है तो वो फैल जाती है। दिस एक्सपेंशन मटीरियल ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि चीज़ों का गर्म करने पर फैलना, इसको हम थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। थर्मल का मतलब होता है हीट, एक्सपेंशन का मीन होता है फैलना। तो किसी चीज़ को जब हम गर्म करते हैं तो वो फैल जाती है, इसको हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। तो डेफिनेशन बन सकती है, व्हाट इज़ थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है, तो मटेरियल ऑब्जेक्ट का, ठीक है, मटेरियल का, किसी भी चीज़ का फैलना, गर्म करने पर फैलना, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। ऑन द अदर हैंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कूल द ऑब्जेक्ट contracts. This contraction of material object is called thermal contraction, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से जब एक चीज़ को ठंडा किया जाए तो वो चीज़ कंट्रैक्ट कर देती है। कंट्रैक्ट का मीन होता है सिकुड़ जाना, करीब करीब हो जाना, छोटा हो जाना, ठीक है।
दिस कंट्रैक्शन मटेरियल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थर्मल कंट्रैक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल कंट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो जब किसी चीज़ को हीट किया जाता है तो वो फैलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब किसी चीज़ को ठंडा किया जाता है तो वो सिकुड़ जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। तो ये डेफिनेशन बन जाएगी थर्मल एक्सपेंशन की। तो ये आपने डेफिनेशन यहाँ से भी मार्क कर लेनी है, मैंने जस्ट एक्सपेंशन की मार्क कर दी है। तो थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल कंट्रैक्शन में डिफरेंस पता चल गया। शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है ना ऐसा, डिफरेंशिएट बिटवीन द थर्मल एक्सपेंशन एंड थर्मल एक्सटेंशन, ठीक है। तो क्या फ़र्क है थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल कंट्रैक्शन में, कि जब किसी चीज़ को गर्म किया जाए तो वो फैलती है, इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। बिल्कुल इसी तरह से इसके ऑपोजिट, जब किसी चीज़ को ठंडा किया जाए तो वो सिकुड़ जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल कंट्रैक्शन, ठीक है। तो दोनों डेफिनेशन बन सकती हैं इसमें से। तो बेसिक हमारे पास क्या आ गया कि चीज़ों को जो है वो हीट करने से क्या असर पड़ता है हीट का, कि चीज़ें या तो फैलती हैं या फिर सिकुड़ती हैं। हीट ज़्यादा करती हैं कि फैल जाएगी, कम कर दें कि सिकुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये इसका इफ़ेक्ट हो गया। आइए हम डिटेल में डिस्कस करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के हवाले से। तो पहले तो हमने बात करनी है आज थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सॉलिड, यानी कि जो सॉलिड चीज़ें हैं वो फैलती भी हैं, सिकुड़ती भी हैं। तो आइए हम उसे डिटेल में डिस्कस करते हैं जी। थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सॉलिड। We know that material objects are made up of tiny particles, atoms and molecules. In solid object, these particles are strongly packed with each other, and the motion of particles in solid is vibratory only. They move to and fro about their fixed position. तो ये सारी जो बातें उसने बताई हैं ये हमने पिछली क्लासेस में की हुई हैं। आइए हम इसको फिर भी जो है समझते हैं। कहते हैं कि जितने भी मटीरियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी जितना भी मैटर है वो किसका बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। ये अभी हमने बात कर ली थी। जो सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गली पैक होते हैं विद ईच अदर। और ये चीज़ हमने जो है वो 5 क्लास में भी की हुई है और इसके अलावा 6 क्लास में भी करवाई गई है कि जो सॉलिड हैं उनके पार्टिकल्स यानी कि उसके जो एटम्स हैं वो करीब पाए जाते हैं, ठीक है, और ये अरेंज फॉर्म में होते हैं। ये किया हुआ है ना डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है, उसमें था टेबल भी आपने किया हुआ है 5 क्लास में। और इसी तरह से जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक है, ज़्यादा करीब नहीं होते, ठीक है। और जो लिक्विड गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, यानी कि इतना फासला नहीं होता, इनकी ओवर करैक्टर जिनके हवाले से ये फ़र्क करते हैं। और जो गैस के पार्टिकल्स है वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने जो है पीछे की हुई है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रॉन्गली पैक होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मोशन पार्टिकल्स इन सॉलिड वाइब्रेटरी ओनली, ठीक है। पैक मीन ऊपर भी लेयर है, नीचे भी लेयर है, हर तरफ से टोटली पैक है ये, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते जिस तरह से दूसरे पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जा सकते हैं। कहते कि ये मूव नहीं करते, इनकी जो मोशन होती है वो वाइब्रेटरी होती है। वाइब्रेटरी मीन आगे पीछे मूव करना, एक ही जगह पर आगे पीछे मूव करना, ठीक है। जैसे हमारा मोबाइल जो है वाइब्रेट करता है, इसी तरह से घड़ी का पेंडुलम जो है मूव करता है, ठीक है, एक जगह पर कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, इस तरह से पेंडुलम मूव कर रहा है। तो ये भी वाइब्रेटरी मोशन होती है। तो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स जो है बहुत ज़्यादा पैक होते हैं, इसलिए ये अपनी जगह नहीं छोड़ सकते बल्कि ये वाइब्रेटरी मोशन करते हैं, ठीक है। और यानी कि टू एंड फ्रो मूवमेंट करते हैं। टू और फ्रो का मीन होता है आगे पीछे, एक ही जगह पर आगे पीछे मूव करना, ठीक है। तो ये हमारे जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं एक ही जगह पर आगे पीछे मूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो किस तरह से मूव करते हैं। तो सॉलिड पार्टिकल्स टू एंड फ्रो मूवमेंट करते हैं, यानी कि एक जगह पर आगे पीछे या फिर सिंपली वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। अच्छा जी, आगे हम बढ़ते हैं। व्हेन सॉलिड आर हीटेड द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल्स बिकम फास्ट एंड दे बिगन टू पुश ईच अदर
फर्दर अपार्ट। अच्छा जी, जब हम सॉलिड पार्टिकल्स को हीट करेंगे तो क्या होगा? 6th क्लास में हमने ये चीज़ की थी कि जब भी किसी चीज़ को हीट किया जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी मीन एनर्जी ऑफ मोशन, यानी कि जब कोई चीज़ मूव कर रही होती है तो उसकी जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे बता रहा है कि जब हम सॉलिड पार्टिकल्स को हीट करते हैं, ठीक है, तो उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से इनकी जो वाइब्रेटरी मोशन है वो भी तेज़ हो जाती है। ठीक है, तो वाइब्रेटरी मोशन तेज़ होने की वजह से ये करीबी पार्टिकल्स के साथ तेज़ी के साथ टकराएंगे। ठीक है, और उन पार्टिकल्स को दूर दूर कर देंगे। फार्दर अपार्ट यानी कि खुद से दूर दूर कर देना। ठीक है, तो यही बात बता रहा है कि सॉलिड पार्टिकल्स को हीट करने से उनकी वाइब्रेटरी मोशन ज़्यादा होती है, और वाइब्रेटरी मोशन ज़्यादा होने की वजह से ये करीबी पार्टिकल्स को एक दूसरे से परे करेंगे। दिस रिजल्ट्स इन एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। इसकी वजह से क्या होगा? पार्टिकल जब दूर दूर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो ज़्यादा जगह घेर लेंगे। ठीक है, और वो फैल जाएंगे। ठीक है, तो इसी को हम थर्मल एक्सपेंशन। ये डायग्राम चेक करेंगे, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हेन हीटेड। ये हमारे पास पार्टिकल्स हैं। ठीक है, 9 पार्टिकल्स दिखाए हुए हैं, और ये जो कर्ली लाइंस लगाई हुई हैं इसने। ठीक है, ये कर्ली लाइंस बेसिकली शो कर रहे हैं इनकी वाइब्रेटरी मोशन को। ठीक है, यानी कि जब हीट किया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करते हैं। ठीक है, और अब दूसरी फिगर देखें। दूसरी फिगर में उसने बताया हुआ है चीज़ों को जब ठंडा किया जाता है। अब चीज़ों को जब ठंडा किया जाएगा तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, और इनकी वाइब्रेशन जैसे कि लाइंस इंडिकेट कर रही हैं, इनकी वाइब्रेटरी मोशन भी कम हो जाएगी, तो पार्टिकल्स करीब हो जाएंगे। ठीक है, डायग्राम बनाने का यहाँ पे तरीका हमारे पास क्या होगा? ठीक है, जब हीट करेंगे तो इसके पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर बना देंगे, और ये कर्ल जो है वो ज़्यादा बना देंगे, ताकि जो है ये शो हो सके कि ये पार्टिकल से बहुत तेज़ी के साथ वाइब्रेट कर रहे हैं। जबकि दूसरी फिगर में, ठीक है, जब ठंडा करना है तो पार्टिकल्स को करीब बना देना है। ठीक है, और इनके कर्ल जो है वो कम कर देने हैं हमने। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स से जो बनाई हुई हैं, ठीक है, कर्ली लाइंस, इनको हमने जो है वो कम कर देना है ताकि शो हो के इनकी मोशन स्लो हो गई है। तो ये बता रहा है सिमिलरली व्हेन सॉलिड्स आर कोल्ड पार्टिकल्स स्लो डाउन एंड सॉलिड कंट्रैक्ट। इसी तरह से जब सॉलिड पार्टिकल्स को ठंडा किया जाता है तो इनकी जो मोशन है वो आहिस्ता हो जाती है, इनकी हरकत आहिस्ता हो जाती है, और सॉलिड जो है वो कंट्रैक्ट कर जाता है, यानी कि सिकुड़ जाता है। तो ओवरऑल मेरे पास क्या आ गया? थर्मल एक्सपेंशन और कंट्रक्शन को हमने डायग्राम से भी समझ लिया। ठीक है, इसमें हमने बात की कि जितना भी मैटर है वो किसका बना हुआ है? एटम्स का, और मॉलिक्यूल्स, एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। ठीक है, और सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, टाइटली पैक होते हैं, इसलिए ये वाइब्रेटरी मोशन ही करते हैं, यानी कि एक ही जगह पर आगे पीछे मूव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम इनको हीट अप करते हैं तो क्या होता है? इनकी वाइब्रेटरी मोशन तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से ये आपस में टकराते हैं और एक दूसरे को परे धकेल देते हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से ये ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेंगे, ज़्यादा जगह घेर लेंगे, और इस तरह से हम इनको बोलेंगे कि ये एक्सपैंड कर गए हैं, यानी कि फैल गए हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? थर्मल एक्सपेंशन। तो समझ आ गई किस तरह से सॉलिड फैलते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब हम इस चीज़ को, इस सॉलिड को ठंडा कर देंगे, यानी कि हीट देना बंद कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाएगा, और जब ये ठंडा होगा तो इसके पार्टिकल्स जो हैं उनकी मोशन भी स्लो हो जाएगी, और ये करीब आ जाएंगे। इस तरह से सॉलिड जो है वो सिकुड़ जाएगा। अब इसी चीज़ को हम इस एक्टिविटी से समझने लगे हैं, एक्टिविटी 9.1। अच्छा जी, इसमें क्या बता रहा है? मटेरियल रिक्वायर्ड। इस एक्टिविटी को करने के लिए जो जो हमें चीज़ें चाहिए, मेटल बॉब चाहिए, यानी कि ये हमारे पास मेटल बॉब है, लोहे की या फिर कॉपर वगैरह की बनी हुई गेंद हमें चाहिए, बॉल हमें चाहिए। ठीक है, जिसके ऊपर हुक लगी होती है। इसके अलावा रिंग अपरेटस, यानी कि बाकी चीज़ें जिसके साथ इसको लटकाना है, मसलन हमें ये चेन चाहिए, ठीक है, लटकाने के लिए, ये पूरा एक स्टैंड चाहिए, और ये एक रिंग चाहिए। ठीक है, जिसके अंदर से हमने इसको गुजारना है, और मेटालिक स्फीयर, ठीक है, जो कि बोब हो गई,
रिंग हमें चाहिए, ठीक है, जिसमें से हमने गुजारना, चेन हमें चाहिए। इसके अलावा हमें स्टैंड चाहिए, ठीक है, ये क्या, बर्नर, ठीक है, चूल्हा हमें चाहिए, ठीक है, जो लेबॉर्ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है। स्प्रिट लैंप, यहाँ तो चूल्हा चाहिए, स्प्रिट लैंप चाहिए ताकि हम गर्म कर सकें कि थर्मल एक्सपेंशन को चेक कर सकें। प्रोसीजर, तरीक़ाकार आपने क्या करना है, टेक अ मेटालिक स्फीयर विच कैन पास इजीली थ्रू आ रिंग एज शोन इन फिगर ए, ठीक है। फिगर ए में दिखाया हुआ कहता है कि आपने जो है एक मेटल की बनी हुई जो है बोब लेनी है, मेटल बोब या फिर ये गेंद सी ले लेनी है, ठीक है, और आपने इस रिंग में से इसको गुजारना है, ठीक है। तो ये रिंग इतनी साइज़ की हो कि इसमें से गुजर सके, ठीक है, इतनी छोटी भी ना हो कि फिर जो है वो आसानी से गुजर जाए बड़ी होने पर भी, ठीक है, यानी कि थोड़ी सी रिंग से छोटी होनी चाहिए ताकि जिस तरह से फिंगर को हम टाइटली लेते हैं कि जो रिंग होती है हमारी फिंगर की वो टाइट लेती है ताकि वो जो है वो आसानी से जो है वो हमारी उंगली के अंदर दाखिल हो सके, ठीक है, उंगली के अंदर हम उसको डाल सकें। इतनी हम बड़ी भी नहीं लेते कि वो फिर हाथ नीचे करें तो वो गिर जाए, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से जितना साइज़ हम अपनी उंगली के लिए अंगूठी का रखते हैं, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे साइज़ आपने बॉल का लेना है, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग। उसके बाद रिमूव द स्फीयर आउट ऑफ द रिंग विद द हेल्प ऑफ चेन अटैच टू इट। इसके बाद आपने जो है वो चेन के साथ आपने इसको लटकाया हुआ है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, पहले तो आपने चेक किया, अब इसको कहता है कि आपने निकाल लेना है उससे, ठीक है, उतार लेना है वहाँ से। हीट द स्फीयर टू अ हाई टेम्परेचर एंड पुट इट ऑन द स्ट्रिंग। उसके बाद नीचे इसके चूल्हा जला देना है, ठीक है, बाहर निकालने के बाद, ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पर जो है इस स्टेट में, बल्कि ये देखिए उसने बाहर निकाल ली थी इसको। तो आपने इसको अच्छे से गर्म करना है, ठीक है, इन ऑर्डर टू पास इट थ्रू द रिंग एज शोन इन फिगर बी। उसके बाद गर्म करने के बाद आपने रिंग में से गुजारने की कोशिश करनी है। तो ये गुज़र पाएगी, नहीं गुजरेगी। देखें साइज़ जो इसका बढ़ गया है, ठीक है। डज इट पास थ्रू द रिंग आफ्टर हीटिंग, क्या ये हीट करने पर इसमें से गुजर जाएगी रिंग में से, नहीं गुजरेगी। इफ़ नॉट वाई डज इट हैपन सो, ऐसा नहीं है यानी कि नहीं गुजर पा रही, तो क्यों नहीं गुजर पा रही, क्यों नहीं गुजर पा रही, क्योंकि ये एक्सपैंड कर गई है, फैल गई है, ठीक है। और हमने अभी तो बात की है कि चीज़ें जब हीट की जाती हैं तो इनकी वाइब्रेटरी मोशन ज़्यादा हो जाती है, ये आपस में पार्टिकल्स को दूर दूर पुश करते हैं, धकेलते हैं, और इस तरह से किसी चीज़ का वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये इसमें से नहीं गुज़र पा रही। अब हमने इसमें से गुजारनी तो है, क्या करेंगे, इसको हम थोड़ी देर छोड़ देंगे। लेट द स्फीयर कूल एट रूम टेम्परेचर। अब इस आपने जो इस बॉल को जो है रूम टेम्परेचर तक, जितना जो है वो ठंडी थी आम रूटीन में थी, नॉर्मल थी, उसी टेम्परेचर पर आपने इसको लेकर आना है फिर। एंड ऑब्जर्व वेदर इट पासिस थ्रू द रिंग और नॉट। अब आपने देखना है कि क्या ये इसमें से गुजर जाएगी कि नहीं, यानी कि ठंडी हो गई है तो क्या गुजर जाएगी, नहीं। इफ़ यस वाई डज इट हैपन सो, अगर गुजर जाएगी तो ऐसा क्यों हुआ है, उसकी वजह हमने डिस्कस कर ली कि जब किसी चीज़ को ठंडा किया जाता है तो उसके पार्टिकल्स की वाइब्रेशन जो है वो स्लो हो जाती है, ठीक है, पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, कंट्रैक्ट कर जाते हैं, ठीक है। इट मीन्स कि इसकी कंट्रैक्शन हो गई थी, इसलिए जो है बॉल आसानी से गुजर गई है। इन दिस एक्टिविटी वी सी दैट सॉलिड एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कंट्रैक्ट ऑन कूलिंग। तो इस एक्टिविटी में हमने क्या जाना कि चीज़ें जो हैं वो सॉलिड जो होती हैं, ठीक है, ठोस चीज़ें, वो जैसे कि लोहा, तांबा, ठीक है, कॉपर वगैरह, वो हीट करने पर फैलती हैं और ठंडा करने पर सुकर भी जाती हैं, ठीक है। तो ये हमने इस एक्टिविटी में समझ लिया। तो ओवरऑल इस एक्टिविटी में हमने क्या किया, इस एक्टिविटी में हमने एक जो है रिंग अपरेटस लिया, ठीक है, यानी कि स्टैंड, रिंग, बॉल, ठीक है, और चेन, ठीक है, और बर्नर वगैरह हमने इसमें लिया, ठीक है। और हमने क्या किया, इस रिंग को में से पहले बॉल को गुजार के चेक किया कि क्या इसमें से गुजर सकती है, नहीं गुजर सकती। इसके बाद हमने जो है इसको बाहर निकाला रिंग में से और इसको हीट किया, ठीक है। हीट करने के बाद हमने जो है इसको दोबारा से कोशिश की रिंग में से गुजारने की, लेकिन वो रिंग में से नहीं गुजर पाई।
क्यों नहीं गुज़र पाई? क्योंकि ये एक्सपैंड कर चुकी थी। अब हमने क्या किया, कुछ देर इंतज़ार किया कि ये दोबारा से ठंडी हो जाए। ठंडा होने पर दोबारा से हमने इसको गुजार कर चेक किया तो ये आसानी से गुज़र गई। और इसकी वजह क्या थी कि ठंडा करने पर ये कंट्रैक्ट कर गई, ठीक है, इसलिए ये आसानी से गुज़र गई। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर जो इसमें से बन सकता है। तो क्वेश्चन बन सकता है, डिस्क्राइब द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड की थर्मल एक्सपेंशन को जो है वो एक्सप्लेन करें, उसे डिस्कस करें। तो हम यहाँ पर ऊपर वाली डिटेल को लेकर जा सकते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं और इस एक्टिविटी से इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो इसी से रेलेवेंट हमारा आज का लॉन्ग क्वेश्चन भी है 9.3 फर्स्ट पार्ट। आइए पहले क्वेश्चन देखते हैं। जी, तो सवाल हमारे पास है, व्हाट इज़ मीन बाय थर्मल एक्सपेंशन? थर्मल एक्सपेंशन से क्या मुराद है? ये तो हम जानते हैं कि किसी चीज़ को जब हम हीट करते हैं तो वो फैल जाती है, इसको हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। आगे, एक्सप्लेन एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक तजर्बा करके यानी कि एक एक्टिविटी करके एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड को डिस्कस करना है। तो ये अभी तो हमने किया है, तो यही हमारा क्वेश्चन है। आइए मार्क करते हैं। पहले क्वेश्चन राइट करते हुए सबसे पहले तो आपने मेन हेडिंग बनानी है, और मेन हेडिंग क्या बनाएंगे? थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। और इसके बाद सबसे पहले तो आप मेन हेडिंग बनाएंगे थर्मल एक्सपेंशन की, ठीक है। कैपिटल लेटर्स में मेन हेडिंग बनाएंगे और दरमियान में ये हेडिंग लिखेंगे, ठीक है, पेज के लाइन के दरमियान में। और उसके बाद सब हेडिंग बनाएंगे डेफिनेशन की, ठीक है। डेफिनेशन की हेडिंग बनाने के बाद डेफिनेशन में कोई ए नहीं आता, सारे आई होते हैं, ठीक है। डेफिनेशन के बाद ये मैंने मार्क कर दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डेफिनेशन जो है वो आपने राइट करनी है, ठीक है। और इसके बाद आपने जो है वो यहाँ से, ठीक है, स्टार्ट करना है, जिसमें हम जो है हेडिंग बनाएंगे। फिर इसकी पहले हमने हेडिंग बनाई है थर्मल एक्सपेंशन की, अब हम हेडिंग बनाएंगे थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, सॉलिड की थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। और इसमें आप जो है पहले हमने जैसे ये लिखा हुआ है इसमें डिस्कस किया है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और डिस्कस करने के बाद हम जो है इसको यहाँ तक कर लेंगे, ठीक है। बाकी ये सारी लाइन जो है वो कट जाएगी। और फिगर को भी मैंने काट दिया कि फिगर 9.1 भी नहीं आपने करना, ठीक है। और ये डायग्राम आप फिर ड्रॉ कर देंगे जिसमें जो है वो थर्मल एक्सपेंशन को डायग्रामेटिकली उसने दिखाया हुआ है। इसके बाद हम जो है ये करने के बाद एक्सपेरिमेंट उसने पूछा था, तो हम जो है ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट राइट कर देंगे। एक्सपेरिमेंट में जो मैंने चेंजेस की हैं वो आप भी कर लें यहाँ पर अपनी बुक के ऊपर, यानी कि इसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह के सवाल बने हुए थे तो वो मैंने काट दिए हैं, जैसे कि आपको फिगर में नज़र भी आ रहा है कि ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर था कि फ़िगर बी के अंदर जो है हमने रिंग गुजारने की कोशिश की है, तो इट विल नॉट पास थ्रू रिंग, तो ये रिंग में से नहीं गुजरेगी, ठीक है। उसके बाद हमने लेट द स्फीयर कूल एट रूम टेम्परेचर पर हमने इसको ठंडा होने दिया है। और फिर यहाँ से मैंने खुद लिख दिया है, नाउ इट विल पास थ्रू रिंग, अब ये रिंग में से गुजर जाएगी। सो इट प्रूव्ड सॉलिड एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कंट्रैक्ट ऑन कूलिंग, ठीक है। तो ये साबित हो गया कि चीज़ें गर्म करने पर फैलती हैं और ठंडा करने पर सिकुड़ती हैं, ठीक है। तो ये थर्मल एक्सपेंशन का हमारा हो गया 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। अपना काम ध्यान से प्रॉपर्ली करना है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे एंड अल्लाह हाफिज़।